नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में अहम बैठक। सीएम सैनी ने बुलाई एसएलसी की बैठक। विकास योजनाओं के ड्राफ्ट पर विस्तार से हुई चर्चा। राज्यपाल असीम कुमार घोष से सीएम सैनी ने की मुलाकात। हरियाणा लोक भवन में पहुंचे सीएम नायब सैनी। दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न का मामला। कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह को बाइज्जत किया बरी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष को दी राहत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक हुई। एसएलसी की बैठक में नारनौल, नारायणगढ़, पानीपत और कुरुक्षेत्र के लिए विकास योजनाओं के ड्राफ्ट पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि शहरी इलाकों के लिए विकास योजनाओं का ड्राफ्ट विकसित भारत 2047 के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इन चारों शहरों में रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और दूसरी सुविधाओं के विस्तार के लिए विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारनौल, नारायणगढ़, पानीपत और कुरुक्षेत्र के लिए विकास योजना के ड्राफ्ट की समीक्षा करने और उन्हें विकसित भारत 2047 के विजन के रूप बनाने के लिए एसएलसी की बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष से मिलने हरियाणा लोक भवन में पहुंचे। सीएम नायब सैनी ने हरियाणा लोक भवन में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री की राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट हरियाणा की प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों के बीच अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच राज्य की प्रशासनिक स्थिति पर और कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों पर चर्चा हुई। लखनऊ के केसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह को दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने आज सोमवार को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न केस में बरी कर दिया है। ये फैसला 2 जुलाई 2026 को बहस खत्म होने के बाद आया है और उस समय ऑर्डर रिजर्व रखा गया था। जनवरी 2023 में सामने आए इस केस में 1133 दिनों में 127 सुनवाई हो चुकी है और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष के इस फैसले से ब्रजभूषण सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। यह मेरे और मेरे समर्थकों के लिए प्रसन्नता का विषय है। कोर्ट के फैसले पर पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने पहली प्रतिक्रिया दी और कहा कि जब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था तो मेरा पहले दिन वक्तव्य आया था कि मैंने कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई फैसला आएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। यह मेरे लिए और मेरे समर्थकों के लिए प्रसन्नता का विषय है। सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि ब्रजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है और हमारे वकील साहब बहुत बहुत आपको धन्यवाद। फरीदाबाद के सेक्टर 14 में घरेलू काम करने वाली एक नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर पंखे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। मृतका की पहचान करीब 16 वर्षीय महिमा उर्फ माही के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह सेक्टर 14 के मकान नंबर 29 में पिछले करीब 4 महीने से घरेलू काम कर रही थी और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके सिविल अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। प्रथम दृष्टया मामला फांसी का प्रतीत होता है। हालांकि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चल सकेगा। क्या है मामला? हमें कल सूचना मिली थी कोठी नंबर 29 सेक्टर 14 में एक महिमा नाम की लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी सूचना पर हम मौके पे पहुंचे हैं। उसका फोरेंसिक से एफएसएल टीम बुलाई गई, अपसरण बालक को अवगत कराया गया
जिस संबंध में स्टेटमेंट दर्ज की गई, उस बिना पे अब हम उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। जो भी नतीजा आएगा उस आधार पर कार्रवाई होगी। सर कितनी उम्र है युवती की? इनके द्वारा 16 बताई गई है। अभी कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं दिया है हमें। कोठी में कितने समय से काम कर रही थी वो? करीब 3-4 महीने से। 3-4 महीने। दिन में ही उसका ब्रदर है सौरभ, उसको कोठी पे छोड़ के आया था कल। क्या लगता है, हत्या है क्या है? नहीं, ऐसा कोई देखने में नहीं प्रतीत हो रहा। बाकी हैंगिंग है, गले में निशान है जी। फिर भी पोस्टमार्टम पर आधारित है। सर पुलिस को प्राथमिक सूचना कैसे मिली थी? और कोई कोठी का गार्ड था, उसके माध्यम से। सर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? अभी तक मोर्चरी में बॉडी रखी हुई है, पोस्टमार्टम कराना पेंडिंग है। जो भी नतीजा है उस पर कार्रवाई होगी। तो जांच में लगी है? हाँ जी, जांच चल रही है। ठीक, थैंक यू। सौरभ जी क्या हुआ था? आपकी बहन किसी काम करती थी किसी मकान में, क्या हुआ था उनके साथ? जी, 14 सेक्टर 29 नंबर कोठी, उसमें काम करती थी। मैं छोड़ के आया था खुद अपने हाथों से बहन को। किस टाइम छोड़ के आए थे आप? यही करीब 5 बजे के आसपास की बात है। हाँ, अच्छा। मैं खुद छोड़ के आया था। जी। वो अंदर चली गई कोठी के, मैं चला गया घर गया, घर पे बाइक खड़ी कर दी, मैं दोस्तों के साथ चला गया रोड पे। जैसे रोड पे गया, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके कोल्ड ड्रिंक पी हमने। उसके बाद फोन गया मम्मी पे, मम्मी ने फोन किया मेरे पास, ऐसी बात। तुरंत उसके पास गया, बाइक लेके उसकी सीधा कोठी पे आया। देखा तो मेरे को डेड बॉडी बेड पे लेटी हुई मिली थी। अच्छा, क्या नाम था आपकी बहन का? माही। माही? नाम महिमा है, माही बुलाते हैं सर। कितनी उम्र थी? 16 साल। कब से यहाँ इस कोठी पर काम कर रही थी 29 नंबर में? 3-4 महीने हो गए। 3-4। क्या काम करती थी? साफ सफाई का काम करती। साफ सफाई का काम करती थी। तो क्या ऐसा तो नहीं, किसी का कोई दबाव तो नहीं था उसके ऊपर? जी, ऐसा उसने कभी बताया तो नहीं। कभी बताया हो आपको या आपकी मम्मी को बताया हो? जी नहीं, ऐसा कभी घर में किसी को नहीं। कोई दबाव नहीं था? कोई दबाव आपसे कोई और कोई बात बताई हो मम्मी से, कोई बात कि मेरे साथ कुछ और हो रहा है या ऐसा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। ऐसी क्या वजह रही, आपको क्या लगता है? पता नहीं, अब तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा। अंबाला से सांसद वरुण मुलाना कल यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री और उनकी माता के खिलाफ अपशब्दों को लेकर किए गए सवाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अपशब्द किसी के खिलाफ भी कहना उचित नहीं है। अपशब्दों को प्रयोग किसी भी स्थिति में कभी भी किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। दी जा रही है तो क्या ऐसा होना चाहिए? कोई परिवार देखिए, अपशब्द कहना किसी के लिए भी उचित नहीं है, लेकिन खुद देखें भाजपा और उनके नेतागण भी देखें कि वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते आए हैं, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। मैं हमेशा कहता हूं कि जो पब्लिक डिस्कोर्स है, इट हैज टू बी ऑलवेज बी ग्रेसफुल। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं वो ग्रेसफुल होनी चाहिए, और इसीलिए मैं अपने ऊपर भी इसको लेके चलता हूं कि कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यमुनानगर की वर्ष 1996 में अप्रूव्ड हुई और तकनीकी त्रुटि के चलते 2023 में अनअप्रूव्ड की श्रेणी में रह गई 76 कॉलोनियों के नियमितीकरण के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यमुनानगर नगर निगम आयुक्त महावीर प्रसाद की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कॉलोनियों की सीमाएं निर्धारित करने के लिए उनका सर्वे करने और 1996 से पहले बने मकानों और भवनों से संबंधित दस्तावेज जुटाने का निर्णय लिया गया। नगर निगम आयुक्त महावीर प्रसाद ने बताया कि सीमा निर्धारण के तहत कॉलोनियों के चारों कोनों और बाहरी सीमाओं की पैमाइश और लेआउट पर तेजी से कार्य किया जाएगा, ताकि अंतिम प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा जाए। के द्वारा जो कॉलोनियां नियमित करने के लिए आपके पास आपको अधिकृत किया गया, सर काम कहाँ तक पहुंचा है और क्या है इसमें? हम बड़ा स्पीडली उस काम को कर रहे हैं। जो कमेटी कॉलोनी की जो बाउंड्री डिटरमिन करने के लिए जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है सरकार द्वारा, उस कमेटी में जो भी हमने टीमें बनाई हैं उस कमेटी के तहत, उन टीमों का कुछ डॉक्यूमेंटेशन उनको कलेक्ट करनी है। वो ये है, अगर 1996 से पहले कोई मकान बना हुआ है तो उसका प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस, चाहे वो बिजली का बिल हो, पानी का बिल, राशन कार्ड, कोई भी एड्रेस उसके प्रूफ उसके पास हो, या उसकी रजिस्ट्री में बिल्डिंग इमारत की तामीरात दिखा रखी हो, या फिर अगर 96 के बाद बिल्डिंग बनी है तो उसका सैंक्शन बिल्डिंग प्लान या उसका डेवलपमेंट चार्जेस की कोई रसीद, वो ये डॉक्यूमेंटेशन हमारी टीम जो कॉन्स्टिट्यूट की है वो टीम इकट्ठा उसने करना शुरू कर दिया है आज से। और जितनी जल्दी डॉक्यूमेंटेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो कमेटी है वो उस मामले में अपना बाउंड्री लाइन डिटरमिन करके केस ऊपर सरकार को भिजवा देगी। सर ये तो वो कॉलोनी थी जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियमित थी, फिर दोबारा से इरेगुलर होगी, फिर रेगुलर के लिए आया,
कुछ ऐसी और भी कॉलोनी है जो इसमें कवर नहीं होती, और जो अनऑथराइज है उनको क्या करेंगे सर? देखो, इन कॉलोनीज का स्टेटस थोड़ा अलग है। अगर हम उन कॉलोनीज को जिनका आप जिक्र कर रहे हो इनके साथ मिक्स करते तो हमारा ये 96 की कॉलोनी का रेगुलराइजेशन भी डिले हो जाता। इसलिए बड़ा सोच विचार कर निर्णय लिया गया। एक बार जो 96 की जो कॉलोनी है 76 में से 12 पहले हो चुकी हैं, 64 जो कॉलोनी है पहले उनका निर्णय करवा लें, उनको रेगुलराइज करवा लें, उनको हम बाद में टेकअप करेंगे। तो जो ही इनका एक बार बाउंड्री डिटरमिन हो जाती है, रेगुलराइज हो जाती हैं, तुरंत बाद उन कॉलोनी को टेकअप कर लिया जाएगा। पिंजौर में विवेकानंद छात्र उत्थान मंच द्वारा 17वें मानव कल्याण शिविर का आयोजन किया गया और यह शिविर दिवंगत छात्रों शिवांश शर्मा और आरुष शर्मा की स्मृति को समर्पित रहा। कार्यक्रम में कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा, पंचकुला जिला उपाध्यक्ष पवन कुमारी शर्मा और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे और शिविर का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति, सोशल मीडिया का जिम्मेदार उपयोग और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। इस दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, रक्तदान शिविर, नेत्र एवं दंत परीक्षण, योग, फिजियोथेरेपी और विभिन्न चिकित्सीय परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध कराएगी। रक्तदान शिविर में 134 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जबकि करीब 475 लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। और इसी के साथ जो हमारा आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप है उसकी लिए मैं बहुत सराहना करूँगी, क्योंकि देखिए एक रक्तदान महादान होता है और एक यूनिट खून से 3 जिंदगियाँ बच जाती हैं। तो इससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता, चाहे कोई अमीर भी हो, लखपति भी हो, उसको भी कभी ना कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और जो ये मेरे को अभी भी जो पीजीआई की टीम मिली है रक्तदान शिविर में जो आई है आज, जो वहाँ का ब्लड बैंक के डॉक्टर्स और नर्सेज आए हुए हैं, उन्होंने मेरे से ये कहा कि मैम आपके यहाँ से ऑफिस से फ़ोन आता रहता है तो हम ब्लड यूनिट्स देते रहते हैं। मैंने कहा यही वजह है कि आपको यहाँ से जो ब्लड मिलता है और जो मेरे पास ज़रूरतमंद आते हैं उनको मैं आपके पास दोबारा भेजती हूँ और आप उनको ब्लड देने का काम करते हैं। तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचती हैं इससे। साथ ही पौधारोपण का भी हमने यहाँ पर कार्यक्रम किया, छोटे छोटे बच्चों ने पौधे बांटे हैं, क्योंकि पर्यावरण के लिए ये बहुत आवश्यक है। हरियाणा भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेत्री लतिका शर्मा का कालका रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर, पुष्पगुच्छ भेंटकर और पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया और इसके बाद लतिका शर्मा ने कालका स्थित श्री काली माता मंदिर में माथा टेककर माता का आशीर्वाद लिया, प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर लतिका शर्मा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह हरियाणा में भाजपा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेंगी। माँ कालका की बहुत ही असीम कृपा से, माँ कालका जिसका आशीर्वाद पूरे हरियाणा पर है, पूरे भारतवर्ष पर है, ऐसी माँ कालका के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, हमारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी जो कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे प्रभारी सतीश पूनिया जी, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी और पूरे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे संगठन मंत्री फनीदा जी, सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार लगातार चल रही है केंद्र और राज्य में, उसके लिए और मजबूत बनाने के लिए हमारे जो संगठन अभी जो बना है उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस संगठन में मेरे को उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर पदभार देने का, दायित्व देने का काम किया है। मुझे पूर्ण रूप से विशेष नहीं, आशा ही नहीं, विश्वास है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को 33% ही नहीं 50% की भागीदारी दी जाती है और जितने काम हमने आज तक किए, चाहे हमारे पूरे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार में हुए, चाहे अब की बार हुए हैं, लगातार इन कामों को और तेजी पकड़ने के लिए हम पूरे संगठन से रात दिन मिल करके ट्रिपल इंजन की जो सरकार है उसको दोबारा पुनः भरसक रूप से चलाने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः अपने शीर्ष नेतृत्व का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। हिंदू धर्म में सावन महीने के सोमवार का विशेष महत्व है। यह पूरा मास भगवान शिव को समर्पित होता है। आज देश भर में मंदिरों में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। यमुनानगर में स्थित मंदिरों में भी कुछ इसी तरह का नजारा दिखाई दिया। यमुनानगर के सरोजनी कॉलोनी स्थित श्री हनुमान दयालु जी मंदिर में स्थापित 12 शिवलिंग पर लोग सुबह सवेरे से ही आकर जल अभिषेक करना शुरू कर चुके हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि इस पावन पवित्र श्रावण मास के पहले सोमवार का खास महत्व है। यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग पर जल और दूध का अभिषेक करने से नाग जैसी आकृति बनती नजर आई।
यह श्रावण का पहला सोमवार है और इस दिन की बहुत ही महिमा है। श्रावण मास शुरू हो चुका है, भोले बाबा का दिन है। जैसे सभी को विदित है कि इस समय भगवान विष्णु जो है पूरे संसार के कार्य भगवान शिव जी को सौंप करके विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं और इस समय संसार के मालिक जो है भगवान महादेव हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे यहाँ सरोजनी कॉलोनी मंदिर में हमारे पंडित जी जो लक्ष्मी जी हैं उनकी कृपा से बहुत ही सुंदर भव्य वातावरण यहाँ पे बना हुआ है। मंदिर का बड़ा ही प्रांगण सजा हुआ है और लोग श्रद्धालु भक्त दूर दूर से आकर के अपनी श्रद्धा यहाँ पर प्रकट करते हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।